हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, तो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी चेक कर लिया होगा। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए और एक सीट कंफर्म करने के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल में तो रामबाण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज की सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो क्या साथी आप सभी को ऐसा लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे हम उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे? तो इसी क्लास से आप सभी को मालूम होने वाला है, क्योंकि साथी आज की इस क्लास में जो भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। जैसे आपकी शिफ्ट में सॉल्व बनने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या साथी आप तैयार हैं इन 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने के लिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल हम 50 में से लगभग 45 से अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं? तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस बार जो आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है, एक बदलाव के साथ एग्जाम होगा। जैसे आप सभी का पहले रेलवे एग्जाम होते थे तो मिक्स क्वेश्चन आते थे, लेकिन साथ ही अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आप सभी का सेक्शन वाइज एग्जाम होगा। तो पहले आप सभी का जो कंप्यूटर खुलेगा पेपर का, उसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आने वाले हैं। उसका जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो साथ ही 40 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। और लास्ट में थर्ड सेक्शन में आप सभी का 30 क्वेश्चन मैथ रहने वाले। यही आप सभी का 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर में। और साथ ही यदि आप सभी को टीयर 1 क्वालिफाइंग करना है तो समझिए आप सभी को 60+ स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये पूरे 50 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। परीक्षा से पहले रट्टा लगा लीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसा ही सवाल तो आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे ईमानदारी के साथ कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? बताइए, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा साथी, बहादुर शाह प्रथम था। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, शंकर देव जी को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए, वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैसूर क्षेत्र में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो साथ ही याद रखिएगा 65.46% है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो साथी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए नियम कुछ बनता है, तो उस नियम को कौन बनाता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब बनाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की? बताइए, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल
निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल ये किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? बताइए दोस्त, इन नदियों में से एक प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? बताइए। तो सर जी ताप्ती नदी है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। बेअपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? बताइए। बेअपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, जो प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथ ही याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो साथ ही यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा स्टेपी कहलाते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया था? बताइए साथी, जो केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी था, पहले जो पुदुचेरी था इसका नाम पहले क्या था? पौंडीचेरी था। तो पौंडीचेरी से पुदुचेरी किस वर्ष में बदलाव किया गया था? तो भाई याद रखिए 2006 में। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? एक वर्ष में जो बजट सत्र होती है इसकी टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक चलती है? तो साथ ही याद रखिएगा फरवरी से लेकर मई के बीच तक। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए, किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश होकर गुजरती है? बताइए, भूमध्य रेखा किस देश होकर गुजरती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मालदीव से। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। तो कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा वो कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था? तो साथी, जो अशोक की लिपि था सबसे पहली बार जो पढ़ा था वो कौन था? बताइए। तो भाई याद रखिए जेम्स प्रिंसेप था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तृतीय कोयले की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो साथी, जो तृतीय कोयले की ओर है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भूरा कोयला के नाम से। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बताइए साथी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा,
यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो जानते हैं साथी, बाल गंगाधर तिलक जी का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, देखिए भारत में सबसे बड़े सीपीआर वाला बंदरगाह कौन सा? और साथ ही आप लोगों ने अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी भी चेक कर लिया होगा, तो एक बार कंफर्म हमें करा दीजिए कि आपका एग्जाम किस डेट को पड़ा है। ओके, क्योंकि हमें आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, क्योंकि 7 अगस्त को हमें ये मालूम हो जाएगा कि एनटीपीसी 12th लेवल यानी आपके परीक्षा में किस लेवल के सवाल बनने वाले हैं। तो इसलिए अपना एग्जाम डेट एक बार क्लियर कर दीजिएगा हमें। तो भारत में सबसे बड़े सीपीआर वाला बंदरगाह की बात करेंगे तो कोच्चिन बंदरगाह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? बताइए, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो मेरे दोस्त जो स्टोमेटा होते हैं इनके द्वारा। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 25 नंबर कॉल करिए। जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? बताइए साथी, जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पारसी धर्म से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था? बताइए, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष में मिला था? तो साथी 1900 में मिला था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो साथी संसद की कार्यवाही है इनके दौरान जो कार्य क्या होता है वो स्थगित किया जाता है ना, तो किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो भाई याद रखिए स्थगन के रूप में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो साथी 1952 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? बताइए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? तो साथी 3 जनवरी से। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? बताइए साथी, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अनुमानित समिति को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो साथी राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो साथी याद रखिए अध्यक्ष साहब हटा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत के किस राज्य में जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथी भारत के किस राज्य में जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए, तो भाई याद रखिए तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथी लास्ट में स्कोर करेंगे आप सभी कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर है। देखिए 33 नंबर। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बताइए, पाल साम्राज्य के संस्थापक की बात करते तो कौन है? तो सर जी गोपाल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है? मिलिंद पन्हो पाठ, तो सर जी ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साथी जो हैंडबॉल खेल होता है ना, तो उसके खेल क्षेत्र यानी उसके फील्ड को क्या बोला जाता है जहाँ पर हैंडबॉल होता है? बताइए, तो भाई याद रखिए कोर्ट में होता है यह गेम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? बताइए दोस्त, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त हड़प्पा संस्कृति से पशुपति मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
पैरालंपिक में मेरे दोस्त, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय की बात करेंगे तो कौन थे बताइए? तो याद रखिए मरियप्पन थंगावेलु थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए गृह मंत्रालय आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? बताइए साथी, कौन सा शासक पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? तो सर जी ये तो उदयन ने किया था ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो साथी जो भारत की आकस्मिक निधि है वो किस आर्टिकल के तहत आती है बताइए? तो सर जी अनुच्छेद 267 के तहत, यानी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? बताइए किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो मेरे दोस्त ये बिहार राज्य में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? बताइए साथी, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कार्मिक मंत्रालय। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो मेरे दोस्त 1993 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सर जी ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो साथी किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो मेरे दोस्त बृहस्पति ग्रह को। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथी जो विटामिन B3 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सर जी नियासिन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सर जी ये गंगा नदी के तट पर स्थित है हरिद्वार शहर। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए साथी जो आपका लिबर्टी है, समानता है, न्याय है, ये तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा हैं, लेकिन साथी जो प्रावधान होते हैं ना ये हिस्सा नहीं होते हैं। याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 49 नंबर कॉल करिए। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो साथी बौद्ध धर्म में जो लोटस और बुल है इसका प्रतीक क्या दर्शाता है? तो सर जी जन्म दर्शाता है। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जी राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप ईमानदारी के साथ कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लिया होगा। कोई प्रश्न पे आपका डाउट नहीं रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपके लिए हल कराया साथी। बताइए तो आप सभी की तैयारी किस लेवल की चली, एक बार सभी साथी हमें कमेंट करके बताएंगे और एग्जाम डेट तो भाई क्लियर करेंगे ही करेंगे। ओके तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और क्लास के साथ। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह रखिए। सबसे पहला आप सभी को क्या काम करना है, अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सीट चेक कर लेना है और एग्ज़ाम से जस्ट 4 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, क्योंकि जिन भी भाइयों का एग्ज़ाम और जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख को होगा मेरे दोस्त, आज से वो अपना एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक ओपन कर दिया गया है, तो आप साथी जाकर चेक कर लीजिएगा।
ओके, और डाउनलोड करिएगा। उसका अपना एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा और एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम से पहले पहुंचने का प्रयास करिएगा। ओके, कंप्यूटर जब ओपन होगा तो अपना नाम हम देख लीजिएगा अच्छे से, माउस वाउस चेक कर लीजिएगा, कीबोर्ड वोर्ड चेक कर लीजिएगा अच्छे से, काम प्रॉपर वे में चल रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सही वही है, ये सब चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपना पेपर देना स्टार्ट करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे कहिएगा। ओके, आपको रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है भाई, पेपर देने जा रहे हैं आप लोग। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही एक और क्लास के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।